हेलो क्लास 9। आज जो है हमारा चैप्टर मोशन पे है। ठीक है, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। ठीक है, अब इसमें देखो पहले है मोशन क्या हुआ। ठीक है, मोशन क्या चीज़ होती है। तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में कब होगा, अगर वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जर्व पॉइंट। अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। विद ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे लिख सकते हैं हम आगे से रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये जैसे हमने कोई, ये हमारा पॉइंट है ओ। ठीक है, ओरिजिन है, यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है और कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, या इस तरीके से जा रहा है, किसी भी तरीके से जा रहा है, तो उसकी पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। देखो पहले शुरू में था, ठीक है, शुरू में देखेंगे तो उसकी पोजीशन यहाँ थी और बाद में देखा तो उसकी पोजीशन किधर आ गई, इधर ए से बी में। तो उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, हर टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है उसकी पोजीशन। तो हम क्या कहेंगे, वो फिक्स्ड पॉइंट में। ठीक है, हम कहेंगे कि वो चीज़ क्या है, मोशन में है। ठीक है, और जो ये रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम कह रहे हैं, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है ना। इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं और एज अ ओरिजिन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, पहले तो इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए देखो, रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट इज अ प्लेस भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना, मतलब कि जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, टू डिटरमाइन द समथिंग इन मोशन कि ये देखा जा रहा है कि कंपैरिजन करा जा रहा है कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इफ़ इट चेंजेस पोजीशन रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो जो है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, तो उसे क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मोशन जो होता है, मोशन क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन रिलेटिव होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ है, अगर हम कहेंगे मोशन में है तो रिलेटिव में कह रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे सामने से कोई गाड़ी इधर से इधर को गई, ठीक है, तो उस टाइम जो हम हैं, हम क्या हैं, एक रेफरेंस पॉइंट होंगे वहाँ पे, है ना। तो जो हमारी पोजीशन होगी वो क्या होगी, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी पोजीशन क्या होगी, हम उस टाइम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट या कहलाएंगे और ऑब्जर्व। तो मोशन क्या होता है, रिलेटिव होता है। ठीक है, जैसे हम देख, मतलब मोशन किसी ना किसी चीज़ से रिलेट होगा। हम ऐसे नहीं बता सकते कि मोशन में, मतलब जैसे वहाँ पर हम खुद एक ऑब्जर्वर, हम देख रहे हैं तो मोशन में है ना। कोई हमें बता रहा है कि गाड़ी इतनी तेज जा रही थी, वो जा रही थी, तो वो उसके व्यू से क्या है, उसके रिलेटेड है कि उसकी, जैसे कोई है और वो बता रहा है कि वाली गाड़ी जो है 1 नंबर 1 और नंबर 2 वाली जो कार है, तो नंबर 2 वाली कार जो है नंबर 1 के से तेज चल रही है। तो कंपेयर कौन कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो बता रहा है ना। तो वो क्या हो गया, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वर जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कैमरा मैन है, हम देखते हैं मूवी देख रहे हैं, मूवी में कोई कार मोशन कर रही है तो उस कैमरे के रिलेटेड क्या है, वो उस हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम क्या कहते हैं, वो मोशन में है। अब जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी देखते हैं कि वो जो कैमरे का व्यू पॉइंट है, हम उस पॉइंट पर अपने को कंपेयर करके देखते हैं कि वो कितने मोशन में है, वो कंपेयर करते हैं कि क्या है, हम वहाँ से देखते हैं कि वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, हम जो है उस कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो मोशन होता है वो किसी न किसी के रिलेटिव में निकलेगा। ठीक है, ये रिलेटिव जो होता है, मोशन जो होता है रिलेटिव पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई चीज़ मोशन में, रेस्ट में। जैसे हम बस में बैठे हैं, बस में हम भी बैठे हैं और हमारा दोस्त भी बैठा है, तो हम देखेंगे कि वो बस तो चल रही है लेकिन हम देखेंगे हमारा दोस्त क्या है, रेस्ट में। लेकिन अगर बाहर से कोई दूसरा, हमारा थर्ड कोई पर्सन अगर हमें दिखेगा तो हम क्या है, बस के साथ साथ हम दोनों क्या होंगे, मोशन में होंगे उसके लिए। लेकिन जब हम बस में बैठे तो एक दूसरे को रेस्ट पोजीशन में ही देख रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से मोशन हो जो है, कहता है अगर पोजीशन चेंज करता कोई ऑब्जेक्ट, है ना, रिस्पेक्ट टू जो है फिक्स्ड ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट, इसमें तो हम क्या कहते हैं, वो मोशन है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब रेस्ट में है, रेस्ट में क्या कहते हैं कि इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट है, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ क्या है, किसमें, अपनी रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, अब जैसे इनको जो है मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा टाइम है इधर को, और इधर को हमारी हो गई डिस्टेंस।
ठीक है, डिस्टेंस हमारी इधर को है, जैसे 2 मीटर, 4 मीटर, है ना, 6 मीटर, 8 मीटर, है ना, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, है ना। अब हमने देखा, शुरू में देखा वो चीज़ रेस्ट में थी मान लो, है ना, तो रेस्ट में होगा तो यहाँ पे होगा टाइम भी 0 होगा, पोजीशन भी 0 होगी। उसके बाद हमने देखा 1 सेकंड बाद देखा कि वो 2 मीटर की डिस्टेंस में है ना। फिर हम जब 2 सेकंड बाद देखते हैं कि वो है यहाँ से 3 मीटर की डिस्टेंस में, है ना। अगले 3 सेकंड बाद देखा कि वो पहुँच गई सीधे 6 मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी। तो जो मोशन वाला ग्राफ होगा, मोशन वाले ग्राफ में या तो कोई चीज़ बढ़ते हुए या कम होते, या जब ब्रेक मारेंगे तो डिस्टेंस अपना आप ही कम होती जाएगी और लास्ट में क्या होगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी टाइम बढ़ने के साथ साथ। तो वहाँ पर जब ब्रेक मारते हैं तो उस टाइम ग्राफ नीचे को जाता है, और जब हम कोई चीज़ मोशन में होती है तो वो अगर जब स्पीड बढ़ती जा रही है तो वो क्या होगा, ग्राफ उसका ऊपर की तरफ को जाता रहेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा मोशन, ठीक है। अब हम देखते हैं रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे 4 मीटर मान लिया, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब एक ऑब्जर्वर ने देखा कि वो 4 मीटर, जैसे शुरू में टाइम 0 है तो 4 मीटर की डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 1 सेकंड बाद देखा तो वो तभी भी कितना 4 मीटर है, 2 सेकंड बाद देखा तभी भी 4 मीटर की डिस्टेंस, 3 सेकंड बाद देखा तभी भी 4। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो जो होगा रेस्ट वाला जो होता है उसका ग्राफ क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, एक टाइम लाइन के पैरेलल होता है, इसी के साथ साथ पहला चल रहा है ना। तो ये चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, इस टाइप है। अगर उसके बाद उसकी अगर पोजीशन में चेंज आ जाता है तो हम कहते हैं यहाँ तक तो रेस्ट में, उसके बाद वो मोशन में आ गया। तो इस टाइम क्या है कि हम देख रहे हैं कि हर सेकंड बाद, हम टाइम बाद देख रहे हैं कि वो क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, फिक्स्ड है, तो वो चीज़ रेस्ट में होगी। तो जो रेस्ट का होता है वो इस तरीके से ग्राफ जो होता है, जो इस तरीके से दिखाएंगे, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो टाइम के पैरेलल चलेगा, तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रही है, हर समय बढ़ती जा रही है। तो ये जो हुआ, ये मोशन का ग्राफ हो गया और ये रेस्ट का ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से आप क्या हो गया, ये समझ चुके होगी रेस्ट और मोशन क्या होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड और मोशन जो हम बोल रहे हैं, तो इन चीज़ों को अभी डिफाइन करते हैं, है ना। अब जो है हमारा अगला पॉइंट है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें जो टर्म होते हैं फिजिक्स में, दो चीज़ के होते हैं, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होती हैं, दो टाइप की होती हैं। अब ये है क्या वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, इसको देखते हैं, ठीक है। अब जो है सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी है, वो करें द फिजिकल क्वांटिटी दैट आर डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता होता है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अदर हैंड द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, इन इज गिवन बट डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, कि डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो हम उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे हमने कह दिया यहाँ पे से कि जो राम है ना, तो जैसे बाइक की स्पीड है तो हमने कहा कि वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहाँ को गया, ईस्ट को, ठीक है। तो मैंने कहा अगर इतने की डायरेक्शन तो आपसे ही कहते हैं कि ईस्ट की तरफ को जाओ, तो यहाँ पे आपको क्या इस मैग्नीट्यूड जो मतलब बता दिए कि किस स्पीड से जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये जो होते हैं इस तरीके की क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाती है ना, जिसमें हमें उसके साथ साथ कहता है डायरेक्शन भी दे दिया, ठीक है। अब जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है, जैसे हम वेट लेते हैं, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट भी एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेट का एक मैग्नीट्यूड होता है ना, कि 3 न्यूटन का वेट है तो ये आ गया। अब वेट की डायरेक्शन कहाँ होती है, हमेशा डाउनवर्ड, ठीक है। अगर कोई चीज़ हम उठा रहे हैं तो हम कहते नहीं इस वेट कहाँ को करता है, हमेशा नीचे काम वहाँ को करता, वर्क नीचे को। तो हम कभी भी बनाएंगे तो डायरेक्शन वेट की, जो वेट एक प्रकार का फोर्स हुआ जिसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसमें आगे को धक्का लग यहाँ से पुश कर रहे हैं, है ना, 4 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें भी क्या होता है, फोर्स भी क्या होती है, एक प्रकार से हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हमें फोर्स तो लग रहा है और जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं तो हमें डायरेक्शन भी तो पता चल लिया कि इधर को लगा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, किधर को लगा रहे हैं ना। तो फोर्स भी क्या हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन का भी हमें
ज्ञान होता है, ठीक है। इसी तरीके से वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ऐसी कई चीज़ें हमारे पास आएंगी, ठीक है। अब स्केलर हुआ अगर मैंने कहा स्केलर में आ गया मास, मैंने कहा 5 kg, ठीक है, 5 kg का मास है, तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। या एक और जैसे एग्जांपल टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर मैंने कहा 5 डिग्री सेल्सियस, आज टेम्परेचर जो है यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस है। अब वो 5 डिग्री सेल्सियस तुम्हें पता तो चल रहा है कि टेम्परेचर कितना है, लेकिन डायरेक्शन का पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो इसकी अपनी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। अब ऐसी एनर्जी, ठीक है, हम कहते हैं कि 7 जूल की एनर्जी या 7 किलो जूल की एनर्जी हमारी जो हो गई, इस चीज़ में जो है हमारी 7 किलो जूल की एनर्जी लग गई, तो यानी कि वहाँ पे एनर्जी लग गई, तो लेकिन उसका डायरेक्शन का वहाँ पे ये चीज़ें पता नहीं चलती, तो एनर्जी हो गई, वर्क हो गए, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, स्केलर हुई, और जो ऊपर है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये ध्यान रखो, अभी जैसे जैसे हम आगे करेंगे तो वैसे ही वेक्टर और स्केलर का होगा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो जो वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो इसमें भी कई क्वांटिटी है, बुक में देखोगे तो जैसे स्पीड हो गई, वर्क हो गया, इस तरीके से आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास जो है, हमारे पास आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे करेंगे। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या, ठीक है। तो कह रहा है द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इट्स मोशन। अगर अपने मोशन के टाइम पे इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने पर वो जितनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। इस डिस्टेंस को भी क्या कह सकते हैं, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। और जो इसके बाद जो है इसकी ऐसा ही यूनिट होती है, मीटर होती है। अभी इनको दोनों टर्म को पहले डिफाइन कर देता हूँ, फिर इसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को हम मानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, और स्ट्रेट लाइन होती है, डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में होती है, इसकी भी यूनिट मीटर होती है, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा जो होता है ये होता है स्केलर, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये कैसे हुआ, देखो इसमें एग्जांपल बताता हूँ। कोई हमारे पास यहाँ पे कोई पर्सन ए है, ठीक है, वो पहले ईस्ट की तरफ इधर की डायरेक्शन में गया 5 मीटर, है ना, फिर 4 मीटर इधर को गया, ठीक है, और फिर मान लो 7 मीटर इधर को गया, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ से गया ए से बी, बी से सी और सी से डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे क्या कहलाएगी, देखो डिस्टेंस, देखो यहाँ पर हम डिस्टेंस कहेंगे तो डिस्टेंस हमारा आएगा AD, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, जो AD है। अब वो AD किस वे में है, इसमें देखो AD यानी कि डिस्टेंस होगी हमारी AB प्लस BC प्लस CD, ठीक है। तो ये आ गया 5 + 4 + 7, तो ये आ गया हमारे पास 16 मीटर, यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस करी, 16 मीटर करी, ठीक है। ठीक, तो ये 16 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी AD होगा, लेकिन वो क्या होगा, एज अ शॉर्टेड डिस्टेंस। यहाँ पे शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक है, हमने मान लिया कि ये 6 मीटर था, तो यानी कि AD बराबर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 6 मीटर। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का होगी, शॉर्टेड डिस्टेंस होगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ दो। अब कोई चीज़ ऐसे 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 करके जा रही है तो ये तो डिस्टेंस हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास हम जैसे कार है, कार से हम कोई हिल स्टेशन में जा रहे हैं, तो यहाँ से हम जैसे गए, इधर से हिल स्टेशन गए तो पहाड़ों में कहीं घूम घाम के जाता रास्ता, ठीक है, तो वो हमने क्या करी, डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। अगर हम एज अ हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन यूज़ करते हैं तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का यूज पाथ करता है वो एज अ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर हमें हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 64 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है, जो कि घूम के जाएगा, है ना। और बाई एयर अगर हम जाते हैं सीधे इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जाते हैं, तो वो शायद 10 मीटर या 12 मीटर किलोमीटर हो सकती है वो डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस।
तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे हम जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं, है ना, तो जीपीएस सिस्टम हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो जो कंपास वाला होता है, तो कंपास वाला जीपीएस सिस्टम बताता है कि नॉर्थ इधर को है, तो हम उसी हिसाब से मैप में रखा और देखते हैं कि इधर को जाना है हमें, हम जाते हैं। तो वो यहाँ पे नदी, पहाड़, खाई, गहरी खाई कुछ भी हो सकता है। तो जो कंपास जो होता है वो जो होता है हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है कि इधर को जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब उसको कैसे कवर करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। तो जो कंपास होता है, ये जीपीएस होता है, वो क्या कहते हैं हमारे, ये कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, है ना। अब जो जीपीएस नेविगेशन होता है, जो हमारे हम देखते हैं मोबाइल में होता है, वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। वो बताता है यहाँ से इधर को जाइए, फिर लेफ्ट जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए। तो एज अ हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। अगर हम डिस्टेंस क्या होगा, अगर जैसे हम जीपीएस सिस्टम में कंपास देखें तो हमें बताएगा कि यहाँ से इतनी डायरेक्शन है ना। तो जैसे आर्मी वाले होते हैं, वो जीपीएस पोजीशन मिल गई तो वो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो, गोला इधर फेंकेंगे, ऐसा ना होगा कि इधर को फेंका, इधर को घूम के जाएगा। तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होती है ना। तो बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जो होती है, डिस्टेंस ये हो गई, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डायरेक्ट अगर हम उसे जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर कोई आदमी सीधे ए से बी गया तो यही चीज़ डिस्टेंस भी हो जाएगी, और यही चीज़ क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी। बात तो वही भी। तो जो डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस जो होगा हमारा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। जब सीधी सीधी हमारे पास पाथ है तो उस टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, है ना। नहीं तो अगर ये इधर उधर से घूम के जा रहा तो ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या होगी, बड़ा ही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या और डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ओके, तो इतना ही है। आपको वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने समझा दी है। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म माने होता है एक समान। ठीक है, यूनिफॉर्म माने होता है हमारा एक समान। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है एक समान मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म जो एक समान नहीं है। ठीक है, अब अगर इन इसमें जैसे इसको यहाँ पे इनकी डेफिनेशन है ना, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पजेस यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चलता है तो हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक समान चाल से। ठीक है, अगर जैसे बाइक भी चला रहे हो तो आप बाइक की स्पीड का भी अगर तुमने 20 किलोमीटर पर फिक्स कर रही है तो यानी कि तुम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हो उसी एक ही स्पीड से। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया, इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जैसे हो गया, जैसे हमें रोड एक प्लेन मिल गई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब हम यहाँ चलेंगे तो हमने कहा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे आराम से, है ना। तो यही है कि हर टाइम इंटरवल में क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया हम यहाँ पे 20 जो है हर एक घंटे में 20 किलोमीटर 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर है। तो पहले एक घंटे में हमने देखा 20 किलोमीटर गया, अगले उसमें भी देखा तो 20 किलोमीटर गया, अगले उसमें भी देखा तो 20 किलोमीटर है। तो इस तरीके से हम स्पीड के हिसाब से भी बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है। तो अगर स्पीड सेम है तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी क्या होता है, जैसे हम इसी लाइन में गए, इसी स्ट्रेट लाइन में गए तो उसी टाइम क्या हो गया, यहाँ पे कहीं पे जो हो गया, कहीं कहीं पे क्या है, ट्रैफिक जाम है ना, या बीच में कुछ चीज़ है, ऑब्स्टेकल है। तो जब हम यहाँ से गए तो हमारी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। जैसे जाम हुआ तो हम वहाँ पे थोड़ा ब्रेक मार के उसे कम करेंगे, तो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो वहाँ पर हमारी स्पीड क्या होगी, हल्की हो जाएगी, है ना। और फिर इसी तरीके से जो है हमने बढ़ाई, यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर तक पहुँचे। उसके बाद फिर वो जो हो गया हमारे पास जाम, ट्रैफिक जाम आ गया, तो हमने फिर वहाँ पे 40 के बाद हमने मान लिया फिर से 20 किलोमीटर में आ गए, है ना। फिर उसके बाद हम 40 पे आए, और फिर यहाँ पे से कुछ रोड ख़राब थी तो हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे। तो देखो अब इसके हिसाब से देखोगे तो एक एक घंटे में, देखो एक एक घंटे का टाइम इंटरवल मान लेते हैं हम इन्हें। तो इसमें देखो अब जब इतनी की स्पीड से जा रहे हो तो उस एक घंटे में क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे, है ना।
तो यहाँ पे डिस्टेंस तुमने मान ली ज़्यादा कवर कर ली, है ना। अगले वाले में स्पीड कम है तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी कवर, है ना, क्योंकि उसी 1 घंटे में जब तुम इतने की स्पीड से जा रहे हो तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे। अब 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही मान लो, यहाँ पे स्पीड ना मान के हम डिस्टेंस ही मान लेते हैं ना, तो हम 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही तय कर पाए, इतना जाम लगा हुआ था। फिर उसके बाद जैसे ही अगर हमें खुला मिला तो हमने स्पीड बढ़ाई तो हमें 40 किलोमीटर तय कर लिया, है ना। फिर उसके बाद से फिर गांव या जहाँ ऐसा कोई वो आ गया तो वहाँ पे स्पीड क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। अब जैसे इनका ग्राफ देखें, इनका नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखें, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, ये होगा एक समान, इक्वल टाइम इंटरवल में एक समान होगा, या एक ब्रेक लगाया तो एक स्पीड से जो कांस्टेंट होगा इस तरीके से होगा, या तो नीचे को या ऊपर को। जब इस एक्सीलेटर देके हम जब बढ़ा रहे होंगे स्पीड तो उस टाइम ग्राफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, या ब्रेक लगाएंगे तो थोड़ी वो हमारा स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसकी क्या होगा, कभी ये है डिस्टेंस, है ना, कभी उसके हिसाब से कम डिस्टेंस हो रही है, अलग अलग टाइम में क्या हो रहा है हमारे पास, कभी हमने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली, है ना। तो इस तरीके से उसमें ये होगा। कहीं पे हमें रुकना पड़ा तो ये रेस्ट वाली पोजीशन हमने पढ़ा था, रेस्ट में सीधे पैरेलल हो जाता है टाइम के, तो इस टाइम में हम मान सकते हैं कि रेस्ट में था, फिर उसके बाद फिर मोशन में आ गया। तो इस तरीके का नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है या इस तरीके का या इस तरीके का, है ना, इस तरीके से होगा कि वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में जाएंगे तो क्या होगा, बराबर डिस्टेंस होगा तो एक ग्राफ हमें स्ट्रेट मिलता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, हमें स्ट्रेट ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हम बार बार बीच में बोल रहे स्पीड जो है टर्म आ रहा था हमारे पास, स्पीड वेलोसिटी ये कई बार बोला, तो ये है क्या चीज़, ठीक है। तो देखो स्पीड इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब रेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जब जहाँ पे भी रेट वर्ड आता है तो रेट क्या होता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जो कहीं पे भी रेट आएगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, अदरवाइज क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वो खुद बोल देगा, है ना। रेट विद रिस्पेक्ट टू जो है मास हो गया, या विद रिस्पेक्ट टू वेट हो गया, मास वेट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल देगा, कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस होता है, कई आगे यूज होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है जब हम ये मोशन वाला चैप्टर है तो यहाँ पर रेट चेंज जो भी बोलेगा वो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन, की मोशन का रेट बता रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या आता है, स्पीड इज डिफाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जैसे 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर बता रहा है ना कि 1 किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, 20 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर। तो स्पीड इज इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने बताया था जब भी रेट होता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो अपॉन में क्या आएगा, टाइम। तो रेट वाली चीज़ क्या होती है, अपॉन में आ जाती है कि उसके रिस्पेक्ट में कितना चल रहा है, तो टाइम के इस रिस्पेक्ट में कितना चल रहा है। अगर जैसे 20 है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 120 मान लेते हैं, 120 किलोमीटर है, वो जो है तुम्हारा 2 आवर में चल रहा है, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, 120 अपॉन 2, तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, अपॉन में आवर आ गया। यानी कि जो है हमारी स्पीड यहाँ पे हो गया कि वो कह रहा है कि 1 आवर में 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 2 आवर में 120 हो जाएगा, जब 1 आवर में 60 है। तो एक प्रकार से यूनिटरी मेथड टाइप का हम इसे मान सकते हैं, है ना। तो पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस कवर करता है तो वही हमारी क्या कहलाती है, स्पीड। तो ये हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहते हैं, तो स्पीड इज ए डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। या रेट चेंज इन मोशन क्या होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड आएगा। तो यहाँ पे है पर यूनिट टाइम में जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला क्या है, यहाँ पे जो टर्म आ रहा है डिस्टेंस, है ना, और पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्पीड भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना। और जो हम एमकेएस सिस्टम होते हैं, एमकेएस हमारा सिस्टम है, ठीक है। जैसे दुनिया में क्या होती है अलग अलग, कहीं पे एफपीएस सिस्टम होता है, फुट पाउंड। जैसे हम ब्रिटेन में देखेंगे तो वहाँ इतने फुट होता है, इतने माइल डिस्टेंस है, या इतने माइल की आवर की स्पीड में जा रहा है, ठीक है। जब ब्रिटेन में टेस्ट मैच या वनडे के ऐसे कुछ मैच होते हैं, क्रिकेट मैच, तो उसमें देखता हो कि अगर नीचे देखते नहीं बॉल इतने माइल पर आवर की स्पीड से गए, तो वो वहाँ अपने जो उनका एक सिस्टम है, ठीक है। तो पूरे दुनिया में क्या है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग हो, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो हमारा एक एमकेएस सिस्टम बनाया कि जो हम
डिस्टेंस है वो मीटर में नापेंगे, ठीक है, और जो वेट होगा हम वो किलोग्राम में नापेंगे, और जो टाइम होगा उसे हम सेकंड में नापेंगे। तो उसके एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस होगी मीटर में और अपॉन में सेकंड, तो मीटर पर सेकंड होता है, या ऐसे मीटर इंटू सेकंड की पावर -1 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड को ऊपर लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है, आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल और उसमें पावर वाले में चैप्टर में। तो यानी कि क्या होगा, स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम हो गया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये स्पीड था। अब बीच बीच में एक टर्म आता है जो हमारे पास है वेलोसिटी, ठीक है। अब ये वेलोसिटी है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को हम डिफाइन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी में पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। इट इज इफ एस इज द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का और टाइम टी होगा, तो हम क्या कहते हैं वेलोसिटी को दिखाएंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो वेलोसिटी और स्पीड में जो है इसमें क्या है, जो दोनों में डिफरेंस है, स्पीड में क्या था हमारे पास डिस्टेंस थी, और इसमें वेलोसिटी में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम होगा और इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है क्योंकि उसी में चल रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिफाइन एज स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन सेम होगी। तो जैसे हम कहते हैं ना कि बाइक है हमारे पास कोई, है ना, और उस बाइक की मैक्सिमम स्पीड जैसे 120 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो वो जो बाइक की स्पीड होती है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, सीधे सीधे होगा तो हम डिस्प्लेसमेंट ही वही होगा, डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो सीधे स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो उस टाइम यानी कि 1 किलो आवर में 120 किलोमीटर की स्पीड वो अटैम्प्ट कर लेगी 1 आवर में, कि मतलब इतनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगी, तो 120 किलोमीटर पर आवर। तो जो बाइक की स्पीड होती है वो हमें क्या होती है, वो एज अ वेलोसिटी दी होती है, ठीक है। अगर हम स्पीड में लेते तो स्पीड में भी वो इतनी आएगी, है ना। लेकिन क्या होता है, अगर जैसे पाथ ऐसे हैं, यही पाथ अगर यूँ है, तो जो वेलोसिटी है वो तो डायरेक्ट इसके और इसके बीच में जा रहा है, कह रहा है कि इस डिस्टेंस को वो इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में तय कर लेगी 120 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन स्पीड अगर हम देखें तो हमें जैसे मोड़ है, मोड़ पे स्पीड कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ 1 आवर से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्पीड और जो है वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड में जो होगा चेंज आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। स्पीड जो होगा हमें कभी तेज कभी कम होता है, तो वहाँ हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। ये टर्म अभी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम में जो हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट होने के कारण ये कैसे होगी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड क्या होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी होगा, और जो वेलोसिटी क्या होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब जैसे हम इसमें टर्म में बात कर रहे थे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और जो है ड्यूरिंग जर्नी हो गया, और टोटल टाइम टेकन जो होता है, इनका रेशियो क्या होता है, एवरेज स्पीड हुआ। तो हम जब यहाँ पे इस तरीके से निकालते तो यहाँ जो होगा हमारे पास एवरेज आएगा, स्पीड जो होगी एकदम कंटिन्यूस नहीं होगी, है ना। वेलोसिटी तो सीधे सीधे पाथ में होती है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट हो गया 120 किलोमीटर पर आवर हो गया, लेकिन स्पीड में क्या हो सकता है, चेंज आता है। तो वो ऐसे में क्या होता है, हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं, किसी ने पहले मैच में 120 रन बनाए, किसी में वो डक में आउट हो गया, 0 रन में आउट हो गया, किसी में उसने 100 बनाए, तो हम देखेंगे तो उसका एवरेज हो गया 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 220 अपॉन 3, 3 7 21 10 आ गया, तो 73.333 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि उसने 73 के एवरेज से क्या करे, रन बनाए, यानी कि उसने हर मैच में 73 रन बनाए। लेकिन यहाँ 73 तो है नहीं, 0 है, तो यानी कि यहाँ पर 120 है, यहाँ पे है, तो उसको हमने इक्वली बांट दिया उसमें, तो तीनों पार्ट में इक्वली बांट दिया, तो उसी को हम एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड भी यही है कि स्पीड कम ज़्यादा, तो एक प्रकार से यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसने जो है इस हिसाब से इतने की स्पीड की, मतलब इस स्पीड से उसने उस डिस्टेंस को कवर करा। कहीं पे स्ट्रेट रोड होगी तो वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, मोड़ आ गया तो कम करेगा, ब्रेक मारेगा, है ना। कहीं पर ज़्यादा ही बैंड आ गए तो वहाँ पे स्पीड कम ही होगी, है ना। तो इतनी तेज़ स्पीड में तो चला नहीं पाएगा, मोड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है।
तो ये न्यूमेरिकल जो हम करेंगे तो उसमें एवरेज स्पीड का बहुत काम आता है। तो उसमें हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ती है और टोटल टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। अगला हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड एट ईच इंस्टेंट और मूवमेंट ऑफ टाइम, दिस स्पीड टर्म एज जो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि ये स्पीड चल रहा है, तो हमने कहा 5 सेकंड बाद हमने उसका देखा तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा कि उस 5वें सेकंड में उसकी इतनी है, उस इंस्टेंट माने कोई एक विशेष टाइम में, है ना। अब हमने देखा 8 सेकंड बाद हमने देखा कि उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये उस टाइम की इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया व्हेन टाइम इज 8 सेकंड, 8वें सेकंड में। तो ये उसकी स्पीड को क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगला है हमारा एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट। मैंने देखो रेट पहले भी बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी में किस रेट में चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर जैसे चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, ज़्यादा आ गया, ठीक है। जैसे शुरू में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और हमने बाद में बढ़ा दी 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, की स्पीड से, तो 1 घंटे में इतनी हो गई स्पीड। तो जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, इससे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन के हिसाब से हम निकाल देंगे कि यार 2 आवर कितना लगा, तो वो हो गया। अगर इतने है कि किलोमीटर पर आवर है ना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और वो हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज इन वेलोसिटी जितना ज़्यादा आएगा, है ना, इसमें 1 आवर में, तो उसकी एक्सेलेरेशन उतना ही तेज होगा। मतलब एक्सेलेरेशन क्या होता है कि ये बताता है कि हमारी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो पर यूनिट टाइम कितना आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, इन टर्म को ध्यान रखना। यू को क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी को डिफाइन करता है। v हमारा फाइनल वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। t होता है टाइम टेकन और a हमारा एक्सेलेरेशन हो गया। तो इसकी जो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि 10 जैसे शुरू में था 10 मीटर पर सेकंड, हम इसमें ले लेते हैं ना, और उसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, 50 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आ गया 40 अपॉन टाइम टेकन। टाइम हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे 10 सेकंड लगे इतनी स्पीड बढ़ने में, तो अपॉन 10, तो यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कहीं पे एक्सीलरेशन नहीं बोला तो चेंज इन वेलोसिटी विद जो होता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि वो हमें एक्सीलरेशन दिया। हम ऐसे कुछ चीज़ों को हम कहते हैं यूनिट से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, इसका एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। अगर मान लो शुरू में 5 मीटर पर सेकंड था, है ना, और हम देखते हैं कि 20 सेकंड बाद जो होता है वो 60 मीटर पर सेकंड चलेगी उसकी स्पीड, है ना। तो वही हो गया 65 ले लेते हैं, है ना, एज ए समझने में सही हो जाएगा। 65 माइनस 5 अपॉन 20, तो 60 अपॉन 20, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन लगा है। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि हमें बताता है वेलोसिटी में किस रेट चेंज में वो कहते हैं वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है ना, किस पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है। तो यानी कि बताएगा कि जो है पर सेकंड स्क्वायर है, तो यानी कि 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड बढ़ रही है। तो हम जैसे बाइक में एक्सीलेटर देते हैं, तो एक्सीलेटर मतलब हम पर सेकंड जो है उसकी स्पीड, जो चेंज इन स्पीड है उसको क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक आता है रिटार्डेशन वर्ड, है ना। तो ये रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलेरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन इज अपोजिट टू द मोशन के अपोजिट होती है, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब कब होता है, रिटार्डेशन का प्रोड्यूस होता है, एक्सेलेरेशन ही होता है एक प्रकार से, लेकिन निगेटिव। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे जो है स्पीड की इस वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर एक्सेलेरेशन जितना ज़्यादा करेंगे तो स्पीड उतनी ज़्यादा ही मिलेगी हमें। 3 मीटर पर सेकंड था तो हमें इतने जो है इतने से इतना मिल जा रहा है ना। अगर इतने किस उससे चल रहा है एक्सेलेरेशन से तो 10 सेकंड में इतना मिल जा रहा है। तो जितना ज़्यादा एक्सेलेरेशन होगा कि पर सेकंड उतना ज़्यादा स्पीड उसे मिलेगी। रिटार्डेशन क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो ये क्या होता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारे पास जो था मान लो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अब ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकंड बाद वो 20 मीटर पर सेकंड में चली जाती है ना। तो रिटार्डेशन का होगा, फाइनल तो हमारे पास हो गया 20 और इनिशियल हमारे पास कितना था 40, ठीक है। शुरू में इतने थी और बाद में था, तो फाइनल माइनस इनिशियली तो होता है अपॉन 10।
ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया हमारा आ जाएगा 40 में से 20 गया तो -20/10, तो -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा रिटार्डेशन को डिनोट करेगा, यानी कि ब्रेक लगने के बाद क्या होता है उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जो स्पीड को रोकने के काम आता है, और एक्सेलरेशन मतलब जो स्पीड को बढ़ाने की। तो देखो इसमें ये हमारा ये था फाइनल था, तो फाइनल ज़्यादा है तो उसमें से माइनस करा तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो स्पीड इंक्रीमेंट हो रही है, रिटार्डेशन का मतलब डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा। तो रिटार्डेशन इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन इज अपोजिट टू द मोशन, या इट रिटार्डेशन अपोज द चेंज इन मोशन। मोशन में चेंज का क्या करता है, अपोज करता है, कि मतलब इंक्रीज नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आता है। ठीक है, अब इनको ग्राफ समझते हैं। ठीक है, तो देखो एक प्रकार से देखो, जब हमने इससे पहले जब पढ़ा था वेलोसिटी और स्पीड पढ़ा था, तो वो क्या था, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ था। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा था कि ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जो रिटार्डेशन है वो क्या है, वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी और टाइम टेकन है, तो इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जैसे टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर जो हमारा एक ग्राफ बनता है तो ये किसको डिनोट करेगा, हमारा एक्सेलरेशन को। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो होता है हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। अब जो कोई टाइम इंटरवल है, जैसे हमने यहाँ पे t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, तो इसके बीच में हमने जैसे यहाँ पे वो करा, तो ये तो एक्सेलरेशन आएगा, है ना। लेकिन जो नीचे का एरिया होता है, इसको ध्यान रखना, ये जो हमें एरिया होता है जो एक्सेलरेशन के जो नीचे का जो होता है उस टाइम इंटरवल में, तो ये उस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करी होती है उसको डिफाइन करेगा। तो यानी कि जो एरिया है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है ग्राफ के नीचे का, वो क्या करता है, डिस्टेंस कवर को बताता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो इस पूरे टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर करी वो इस एरिया से डिनोटेड किया जाएगा, इसको ध्यान रखना। तो वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है और एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अगर रिटार्डेशन को दिखाएंगे तो वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ है। तो इसमें क्या होता है, स्पीड शुरू में हाई होगी, है ना, और उसके बाद क्या होगा, नीचे एकदम नीचे को जाएगी, और यहाँ पे जैसे हो गई लास्ट में ब्रेक मारा तो रुक गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। टाइम हमारे पास 10 सेकंड में जो भी है उस हिसाब से हमारा जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ को दिखा रहा है, हमारा ये जो रिटार्डेशन का ग्राफ होगा एज ए डाउनवर्ड होगा, हाई से लो की तरफ जाएगा, और ये जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है वेलोसिटी में, जैसे जैसे हम जा रहे हैं, और यहाँ वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस तरीके से जो होता है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को डिफाइन करने के काम आता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज देख लेना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना, तो v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जो है हमारा न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, न्यूटन ने जो थे इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कुछ दिया है जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक एल्जेब्रिकल प्रूफ मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो अगला जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे पहले जो होता है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं, तो कभी कैसे तरीके से आ सकता, तो कौन बाय एल्जेब्रिकल मेथड और बाय ग्राफिकल मेथड दो आते हैं। तो ग्राफ से हम कैसे करते हैं और एल्जेब्रिकल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास है। ठीक है, ठीक है, अब न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो वो उसमें बस यही कह रहेगा, कंसीडर मोशन ऑफ अ बॉडी ए। हमने कहा कि कोई बॉडी मोशन में चल रही है, तो लेट इस इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से चल रहा है इन टाइम इंटरवल t, और लास्ट में वो अटेन करती है कितनी, v वेलोसिटी को अटेन करती है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है। तो इस टाइम इंटरवल में जो पूरा डिस्प्लेसमेंट s से हुआ, तो ये जो टर्म हमारे पास है इनके बीच में इन्होंने रिलेशन दिया। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो उसमें हम कहेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी बराबर v माइनस यू, और u उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक प्रकार से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज हम थर्ड और उसमें करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम वहाँ पे एक था एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम जो लेते थे, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी में भी वही चीज़ होता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में भी वही होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और उसको ऐसे भी कर लेते हैं u प्लस वी अपॉन
टू। जैसे हम एवरेज निकालते हैं स्पीड में वो चीज़ नहीं होगी, स्पीड वाले न्यूमेरिकल जब बताऊंगा वहाँ पे क्लियर करूंगा। वेलोसिटी को हम v प्लस यू अपॉन टी भी टू भी कह सकते हैं, क्योंकि दो वेलोसिटी है तो टू हो गया, अगर तीन होगी तो अपॉन थ्री हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी है ना। तो यहाँ पर हमें फाइनल और इनिशियल है तो v प्लस यू अपॉन टी हमारा चलेगा, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी का v प्लस यू अपॉन टी या u प्लस वी अपॉन टी। तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा s, है ना, और टाइम t, और यहाँ है v प्लस यू अपॉन टू। तो t यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। जब हमारा t यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया तो यहाँ पे हमने क्या रहा बाई इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू रख दी u प्लस ए टी, ठीक है। पहले तो मैं ये इक्वेशन है जो है मोशन की, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें प्रूव करना है, ये समझ लो। तो इसमें कौन अपसेंट है, v, तो हमें v की वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो v बराबर u प्लस ए टी हम पुट करेंगे तो 2u हो जाएगा प्लस ए टी। तो जब मैं 2 को दोनों के नीचे बांटूंगा तो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या होगा u t हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके हो जाएगी ना, 2 से तो 2 कट गया। अब यहाँ पर अगर 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 आ गया, a और t इसके साथ भी होगा ना, अंदर तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्या होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या होगी हमारी जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये सेकंड हो गई, है ना। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी निकलती है, इससे डिस्टेंस निकलती है ना, और हम और चीज़ें भी यूज में करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें कौन अपसेंट है, टी, ये ध्यान रखना। तो हम टी की वैल्यू रखेंगे। तो देखो s बराबर था v प्लस यू अपॉन टी इंटू टू, ये जो अपॉन 2 इंटू टी है, तो ये वाली इक्वेशन को हमने यूज करा, यही करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, t की वैल्यू रख दी बाई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो t इधर आ जाएगा और a अपॉन में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। ऊपर हो गया a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैथ में पढ़ा होगा आपने। तो यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2a क्रॉस मल्टीप्लाई 2as बराबर आ गया, ये इधर जाएगा तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से हमारी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या कहेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड जो होगी हमारी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड होगी हमारी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इनको ऐसे प्लस में याद कर लेना, ठीक है। ये तो जब हमारे पास एक्सेलेरेशन है, ठीक है। अगर रिटार्डेशन होगा, ठीक है, इन केस ऑफ रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है निगेटिव एक्सेलेरेशन, तो जहाँ जहाँ एक्सेलेरेशन होगा वहाँ माइनस होगा। तो ये इक्वेशन क्या होगी, v बराबर यू माइनस ए टी, ए माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर v बराबर यू माइनस ए टी भर कर सकते हैं। तो जब हम इसको लगाएंगे, याली इक्वेशन को लगाएंगे, तो उसमें a की वैल्यू हमने यहाँ पर माइनस पहले ही ले लिया, तो इसलिए उसमें a की वैल्यू, रिटार्डेशन की वैल्यू अगर -2 भी आ रही है तो हम उसे 2 लेंगे, है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसमें -2 भरेंगे, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इन चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उस टाइम ये हो जाएगी, है ना, तो माइनस आ जाएगा। तो हम उसमें रिटार्डेशन की वैल्यू प्लस लेंगे, क्योंकि हमने रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग इसमें माइनस लगा दिया है, ठीक है। तब रिटार्डेशन की वैल्यू प्लस होगी। अगर हम ये लेंगे तो इसमें हमें एक्सेलेरेशन को माइनस में भरना पड़ेगा, ठीक है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हो गई। तो एक एक्सेलेरेशन की याद कर लो, रिटार्डेशन की अपना आप हो जाती है, नहीं तो इन्हीं का यूज करके भी हम रिटार्डेशन वाली उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हुआ, व्हेन अ बॉडी एक्साइबिट्स जो होते हैं सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड, है ना, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड से कोई एक सर्कुलर पाथ में अगर कोई हमारी बॉडी कोई मोशन कर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम बोलेंगे उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इन कहते हैं एक ओरिजिन है तो उसके रिस्पेक्ट में जो है इस तरीके से चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें एक डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी, ठीक है। इसमें हम जो यहाँ पे जो है वेलोसिटी है, इसको लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर मतलब जो सीधी वेलोसिटी जो हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्किल में घूम रही है, तो इसके हर कोई पॉइंट में देखेंगे तो एक प्रकार से उस टाइम उसकी डायरेक्शन सीधी रहेगी। जैसे हम पत्थर को रस्सी में बांध के घुमाएंगे
तो वो क्या होगा, उस टाइम सर्कुलर मोशन में होगा। लेकिन जब पत्थर रस्सी टूट जाती है किसी वजह से, तो पत्थर गोल थोड़ा घूमेगा, पत्थर क्या होता है सीधे चले जाता है। तो वो किस कारण जाता है, सीधे लीनियर वेलोसिटी के कारण, ठीक है। तो किसके कारण जाएगा, लीनियर वेलोसिटी के कारण क्या होता है, पत्थर स्ट्रेट चले जाता है ना। और जो है रस्सी के कारण बधा हुआ है, तो वो जो होता है उस टाइम एंगुलर जो है सर्कुलर मोशन में वो क्या होगा, पत्थर जो हमारा ऑब्जेक्ट बधा हुआ वो घूमेगा, ठीक है। स्टोन जो है हमारा वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन में घूमेगा। फिर वो जो बीच में जो फोर्स काम करते हैं, जैसे हमारा हो गया सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, है ना। तो ये जो है अभी आगे जब टर्म आएंगे तो उस टाइम वहाँ पे क्लियर होगा कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है। ज़्यादातर एसएसटी में भी पढ़ा होगा आपने, जब प्लेनेटरी मोशन उनके बीच में सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जुड़े होते हैं, उनके बैलेंस के कारण एक सर्कुलर पाथ में बने होते हैं, ठीक है। तो ये भी बात की बात है। अभी सर्कुलर मोशन ये हो गया हमारा कि एक सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज़ अपने कहते हैं मोशन में है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म इसलिए कि एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, स्पीड कम ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन में देखा जाता है। तो इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आर, अगर कोई आर जो डिस्टेंस है, आर रेडियस का कोई सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ मोशन कर रही है ना, तो हम इसमें देखा यहाँ पे t1 टाइम है और t2 टाइम बाद हमने यहाँ पे पोजीशन अटेम्प्ट करी, तो इस टाइम जो उसका डिस्प्लेसमेंट है तो ये एज ए एंगल के हम उसमें डिनोट करेंगे, इतने एंगल वो चला, है ना। यानी कि 30 डिग्री का उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री ये चलेगा, ठीक है। तो अलोंग जो ए से बी तक गया, तो उस टाइम जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क की लेंथ कितनी है ना, जैसे हम सर्कमफ्रेंस का होता है तो कितने पार्ट हम उसके हिसाब से निकाल लेंगे, तो अपॉन रेडियस, ठीक है। अब इसमें से ध्यान रखना जो थीटा की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू हमारी किस में आती है, रेडियन में, ठीक है। ये ध्यान, इस फॉर्मूले में कभी भी थीटा की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, रेडियन में। और अगर हम इसमें थीटा की वैल्यू भरते तो किस में भरेंगे, रेडियन में बदल के भरेंगे, डिग्री सेल्सियस में नहीं। यहाँ पर हम कहते हैं जैसे 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री का एंगल है, सेल्सियस बोल रहा हूँ, इसमें यहाँ का 30 डिग्री का एंगल है, तो उसका एंगुलर वो होगा, तो इन टर्म ऑफ डिग्री है। लेकिन जब इस फॉर्मूले में हम यूज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, उसमें यूनिट क्या लगेगी, थीटा की वैल्यू रेडियन, ठीक है। अब वो रेडियन में और डिग्री में जो कन्वर्जन है, तो ये जो आपको 11th में एक चैप्टर आएगा, तो वहाँ पे जो डिग्री और रेडियन में जो कन्वर्जन होता है उसके बीच में वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके आगे जो होंगे ये टर्म क्लियर होते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यहाँ पे एल और आर की वैल्यू भरोगे तो तुम्हारा किस में आएगा, रेडियन में, और एंगल जो होगा रेडियन में दिया होगा तो हम जो भी निकालेंगे तो वो उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। ये तो ये आ गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि कितना एंगल में कितना डिस्प्लेस हुआ था, यहाँ से एंगल है इतने से इतने में, ठीक है। कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से 30 डिग्री पे, ठीक है, और यहाँ से हमने देखा बाद में हमने उसका एंगल देखा कितना हो गया, और यहाँ से एक लाइन है इससे 60 डिग्री होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो 60 माइनस 30, यानी कि 30 डिग्री का क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको 0 मान लिया और 30 डिग्री या जितने भी करा होगा तो उतने डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ठीक है। डिग्री है, अभी डिग्री जो है तो आपका तो 10th क्लास में हो जाएगा कि जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, क्लियर होगी। अभी फिलहाल याद रखो कि जो थीटा की वैल्यू आएगी रेडियन में आएगी, ठीक है। और इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से हमेशा वैल्यू रेडियन में आती है, और इसमें रेडियन में ही अगर डिग्री में दिया होता है तो हमें रेडियन में बदलना होता है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। जब सर्कुलर पाथ है तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो एंगुलर वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, तो इसमें जो होगा वही है रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे क्या गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पे दिखाया जाता है ओमेगा, ठीक है, इसे पढ़ेंगे ओमेगा। ओमेगा ऐसे होता है, ये डब्ल्यू टाइप का से ये है, थोड़ा सा अंदर को होता है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो रेडियन पर सेकंड कि पर सेकंड रेडियन में कितना चेंज आ रहा है, तो वहाँ मीटर पर सेकंड होता है कि पर सेकंड कितने मीटर डिस्टेंस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी में क्या होगा थीटा अपॉन टी, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमने देखी थी एल अपॉन आर है, ठीक है। अब एल का था लीनियर जो है आर्क की लेंथ होती है, आर्क की जैसे कोई भी चीज़ है तो अगर हम उसके छोटे पार्ट के लिए देखें तो ये क्या होता है, एक प्रकार से एक कोई बहुत बड़ा सर्किल है तो उस सर्किल का हम अगर इतना से पार्ट को देखें तो एक प्रकार से हम उसे स्ट्रेट मान सकते हैं,
तो एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो है हमने टाइम एल अपॉन टी है, तो उसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे v आ गया, और एक तो तुम्हें ये याद रखना है इसमें हम कैसे वैल्यू भर रहे हैं, है ना। तो एल अपॉन टी को यहाँ पे जैसे 1 अपॉन आर अलग कर दिया, और एल अपॉन टी, तो एल अपॉन टी को हमने क्या कह दिया, v, है ना। तो ये क्या हो गया, v हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया अपॉन आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, या लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये एक रिलेशन यहाँ पे बन गया। तो ये टर्म को ध्यान रखना कौन कौन सी चीज़ है ना। और एल इसमें क्या, लेंथ ऑफ आर्क है, अगर पूरा सर्किल कवर कर रहा है ना, तो उसकी सरकमफ्रेंस ही तो होगी, तो उस टाइम एल की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई आर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भरेंगे तो 2 पाई आर अपॉन टी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। एंगुलर वेलोसिटी है, तो जब सैटेलाइट का मोशन या कुछ जो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। आई होप जो है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। वीडियो को एज शॉर्ट बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए तो पहले से ही मैंने कुछ चीज़ें रिटर्न करी थी, जिससे कि उन्हें आप समझाया जा सके, ठीक है। समझाना ही तो है, तो वह है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो उसमें यही वीडियो दुगुने तिगुने टाइम में चली जाएगी। तो इसलिए क्या है, सबसे ईजी है कि उसको हम पहले ही रिटर्न में रख लिया, ठीक है। बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। बस क्या है, इन टर्म को जो समझना है उसके लिए पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे तक गया है, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है, ठीक है। अब जो अगले नेक्स्ट चैप्टर है तो उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन विद द ग्राफिकल मेथड है, पहले हम उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालेंगे वो करेंगे। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड करो सॉल्व, है ना, तो वहाँ पे करना पड़ेगा उसी हिसाब से, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड भी करेंगे कि ग्राफ से हम कैसे निकाल उनको प्रूव करेंगे, है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। और जो टर्म मैंने बीच बीच में पहले एक्सेलेशन और उसमें ग्राफ में जो ग्राफ वाला पोर्शन मैंने बताया था उसमें कौन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, तब जाके वो ग्राफिकल मेथड समझ में आएगा। और इक्वेशन ऑफ मोशन पर न्यूमेरिकल हो गए, और स्पीड वेलोसिटी एवरेज स्पीड हो गई, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उन पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।